जब भी हम सुपर पावर कंट्रीज की बात करते हैं, चाइना, यूएसए, जर्मनी, एक कॉमन फैक्टर है उनके बीच में स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस। लेकिन इंडिया, हम अभी तक सर्विस इकोनॉमी में स्टक हैं। 75 इयर्स हो गए इंडिपेंडेंस को, लेकिन हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। हर गवर्नमेंट प्रॉमिसेस करती है और स्लोगन्स निकालती है, बट रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या गलत हो रहा है हमारे देश में व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्यों इंडिया हर बार मैन्युफैक्चरिंग में प्रोग्रेस करने से रुक जाता है। कोई भी सरकार इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर बनाने में असफल रही है। इसके कई सारे रीजंस हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, जिसमें मैंने काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स जैसे कैमरा, माइक, टेलीप्रॉम्प्टर के लिंक शेयर किए हैं, जिन्हें आप भी यूज करके अपना यूट्यूब चैनल या कोई भी सोशल मीडिया पेज स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स डाइव डीप इनटू दिस कॉम्प्लेक्स स्टोरी। तो शुरू करते हैं पंडित नेहरू से। 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तब हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑलमोस्ट जीरो था। ब्रिटिश ने हमें रॉ मटेरियल सप्लायर बना के रखा था। कॉटन, जूट एक्सपोर्ट करते थे, फिनिश प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते थे। नेहरू जी का विजन था साइंटिफिक टेम्पर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उनका बिलीव था कि हैवी इंडस्ट्रीज से ही कंट्री डेवलप होगी। तो उन्होंने क्या किया? इंडियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1948 से गवर्नमेंट कंट्रोल के हाथ में आ गई इंडस्ट्रीज। 5 ईयर प्लान स्टार्ट किए, सोवियत मॉडल फॉलो किया। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी PSUs एस्टैब्लिश किए। अथॉरिटी लाइसेंस राज स्टार्ट हुआ। प्राइवेट सेक्टर को परमिट्स की जरूरत थी कुछ भी करने के लिए। नेहरू जी का अप्रोच था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। फॉरेन गुड्स की जगह डोमेस्टिक प्रोडक्शन करो। साउंड्स गुड, राइट? बट प्रॉब्लम ये थी कि कंपटीशन नहीं था, गवर्नमेंट मोनोपोली थी, सो क्वालिटी और एफिशिएंसी सफर हुई। रिजल्ट्स बिग्स थे। हैवी इंडस्ट्रीज थोड़ी डेवलप हुई, स्टील प्लांट्स, हैवी मशीनरी, बट कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग रुक गई और जो भी प्रोड्यूस करते थे ग्लोबल स्टैंडर्ड से काफी नीचे था। शास्त्री जी का टाइम बहुत शॉर्ट था, सिर्फ 2 साल, बट उनका फोकस एग्रीकल्चर पे ज्यादा था। जय जवान जय किसान तो याद होगा आपको। मैन्युफैक्चरिंग में उनका कंट्रीब्यूशन लिमिटेड था। उनका फोकस था फूड सिक्योरिटी पे, बिकॉज 1965-66 में ड्रॉट आया था। बट एक इंपॉर्टेंट थिंग था, उनका अप्रोच नेहरू से थोड़ा डिफरेंट था। वो प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा एनकरेज करने लगे थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते थे, विलेज लेवल इंडस्ट्रीज पे फोकस करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली हमें उन्हें जल्दी खोना पड़ा, तो मेजर चेंजेस नहीं हो पाए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अब आती है इंदिरा गांधी और यहां से मैन्युफैक्चरिंग की रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इंदिरा जी का अप्रोच था गरीबी हटाओ और सोशलिस्ट पॉलिसीज। 1969 में उन्होंने मेजर बैंक्स नेशनलाइज कर दिए। 1971 में MRTP एक्ट लाया, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। इसका मतलब प्राइवेट कंपनीज पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल। कुछ मेजर पॉलिसीज थे उनके, जैसे बैंक नेशनलाइजेशन, क्रेडिट कंट्रोल गवर्नमेंट के पास था, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग और भी स्ट्रिक्ट हो गया, फॉरेन कंपनीज को डिस्करेज किया, कोका कोला और IBM को निकलना पड़ा। स्मॉल इज ब्यूटीफुल फिलॉसफी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को डिस्करेज किया गया। साउंड्स प्रो पुअर, बट रियलिटी में क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑलमोस्ट स्टेगनेंट हो गई। लाइसेंस राज पीक कर रही थी उस टाइम पे। एक सिंपल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए डजन्स ऑफ परमिट्स चाहिए थे। इनोवेशन डाई हो गई क्योंकि कंपटीशन नहीं थी। इमरजेंसी पीरियड में सिचुएशन और वर्स हो गई। प्रॉपर्टी राइट्स अनसर्टेन थे, बिजनेस कॉन्फिडेंस हिट हुई। रिजल्ट, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट 4 से 5% पर ईयर बहुत स्लो हो गया। प्रोडक्टिविटी लो था, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड था। इंडिया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में स्टक हो गया। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है एग्जैक्टली, ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। आयरॉनिकली जो पॉलिसीज पुअर लोगों के लिए थे, वही उन्हें ज्यादा हर्ट कर रही थी, क्योंकि जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही थी मैन्युफैक्चरिंग में। राजीव गांधी यंग थे, मॉडर्न थिंकिंग के साथ आए थे। उनका फोकस था टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन पे। कुछ की इनिशिएटिव्स लिए थे उन्होंने,
जैसे कंप्यूटर पॉलिसी 1984 जहां पर्सनल कंप्यूटर्स को एनकरेज किया गया, टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स, कुछ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रिलैक्स की, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स को इजी बनाया। राजीव जी ने मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा लिबरलाइजेशन की कोशिश की, बट प्रॉब्लम यह थी कि ब्यूरोक्रेसी और वेस्टेड इंटरेस्ट ने रेजिस्ट किया। प्लस उनका फोकस एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पे भी था। मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ थोड़ा बेटर हुआ, 6 से 7% एनुअली, बट स्टिल नॉट इनफ फॉर जॉब क्रिएशन। और जो ग्रोथ थी वो मेनली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में थी, जैसे कार्स, टीवीज, रेफ्रिजरेटर्स। हैवी इंडस्ट्रीज अभी भी स्ट्रगल कर रही थी। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि राजीव जी के टाइम में आईटी सेक्टर की फाउंडेशन रखी गई, बट नोबडी रियलाइज कि ये इंडिया की फ्यूचर इकोनॉमिक स्टोरी बनेगी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं। अब आते हैं 1991 में इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट। क्राइसिस क्या था? फॉरेन रिजर्व सिर्फ 2 वीक्स के इंपोर्ट्स के लिए सफिशिएंट थे। करंट अकाउंट डेफिसिट मैसिव था, इन्फ्लेशन डबल डिजिट में था, गल्फ वॉर से ऑयल प्राइसेस हाई हो गए थे। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के पास चॉइस नहीं था, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से बेल आउट लेना पड़ा। कंडीशन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। मनमोहन सिंह के कुछ रिफॉर्म्स थे, जैसे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ऑलमोस्ट एबॉलिश कर दिया गया, इंपोर्ट ड्यूटीज कम किया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ किया गया, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी को ओपन किया गया। एवरीवन एक्सपेक्टेड कि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, फॉरेन कंपनीज आएंगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। बट क्या हुआ? लिबरलाइजेशन से सर्विसेज सेक्टर बेनिफिट हुआ, आईटी, टेलीकॉम, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग मिक्स्ड रिजल्ट्स। पॉजिटिव साइड में कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग बूम किया, मारुति, सैमसंग, एलजी जैसे कंपनी सक्सेसफुल हुई, क्वालिटी इंप्रूव हुई कंपटीशन की वजह से। नेगेटिव साइड में बहुत सारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज स्ट्रगल कर रहे थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा, जॉब लॉसेस हुए इनिशियली। रियल प्रॉब्लम ये थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी पुअर था, लेबर लॉज रिजिड थे, लैंड एक्विजिशन डिफिकल्ट था, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस डेवलप नहीं हुई प्रॉपर्ली। अटल जी का अप्रोच डिफरेंट था, उनका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे था, जैसे रोड्स, टेलीकॉम, पावर, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल हाईवे प्रोजेक्ट, टेलीकॉम रेवोल्यूशन, मोबाइल फोन्स को एक्सेसिबल बनाने के लिए, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया अटल जी ने। वाजपेयी जी ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए एनवायरनमेंट को सुधारने की कोशिश की, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स कम होने थे, टेलीफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर से कम्युनिकेशन बेटर हुआ, बट रिजल्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में मॉडरेट थे। ग्रोथ रेट इंप्रूव हुई 7 से 8% एनुअली, बट स्टिल चाइना से बहुत पीछे थे। प्रॉब्लम ये थी कि रिफॉर्म्स इनकम्प्लीट थे, लेबर लॉज, लैंड एक्विजिशन, ब्यूरोक्रेसी, ये इश्यूज एड्रेस नहीं हुए प्रॉपर्ली। प्लस ग्लोबल रिसेशन 2001 में इम्पैक्ट किया। ऑटोमोबाइल सेक्टर में मारुति, टाटा, बजाज ये कंपनीज ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बने, बट ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भी लैगिंग था। अब आता है इंटरेस्टिंग केस, इकोनॉमिस्ट पीएम, बट तब भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिसअपॉइंट किया। मनमोहन सिंह जो 1991 रिफॉर्म्स के आर्किटेक्ट थे, उनसे एक्सपेक्टेशंस थे कि मैन्युफैक्चरिंग बूम होगा, बट रियलिटी डिफरेंट थी। उनको भी काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 की वजह से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स हर्ट हुए, पावर शॉर्टेज, पुअर रोड्स, लैंड एक्विजिशन इश्यूज जैसे सिंगूर, नंदीग्राम कंट्रोवर्सीज, लेबर लॉ रिफॉर्म्स पॉलिटिकली सेंसिटिव थे। व्हाट वेंट रॉन्ग? यूपीए गवर्नमेंट का फोकस था सोशल वेलफेयर स्कीम्स पे, मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, मैन्युफैक्चरिंग को प्रायोरिटी नहीं मिली। प्लस ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो गई थी, चाइना इमर्ज हो चुका था एज मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडिया के लिए compete करना डिफिकल्ट था लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में। सर्विसेज सेक्टर बूम हुई इस टाइम, आईटी एक्सपोर्ट्स ग्रू रैपिडली, बट मैन्युफैक्चरिंग स्टक रही 15 से 16% ऑफ जीडीपी पे। आयरनी ये है कि इकोनॉमिस्ट पीएम के टाइम में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ स्लो डाउन हुआ, जीडीपी ग्रोथ अच्छी थी ओवरऑल, बट मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन कम हो गई रिलेटिवली। 2014 में मोदी जी आए विद बिग प्रॉमिसेस, उन्होंने ग्रैंड स्टाइल में स्लोगन्स लॉन्च किए जैसे मेक इन इंडिया, 25 सेक्टर्स आइडेंटिफाई हुए फॉर मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट, एफडीआई नॉर्म्स रिलैक्स हुए,
डिफेंस रेलवेज में 100% FDI अलाउ किया गया। डिजिटल इंडिया से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव हुआ। GST इम्प्लीमेंटेशन जैसे वन नेशन वन टैक्स हुआ। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी PLI स्कीम्स इंट्रोड्यूस हुए। इनिशियल 2 से 3 साल में मोमेंटम था, FDI इन्फ्लूज इंक्रीज हुई। कुछ सेक्टर्स लाइक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस स्टोरीज बने। एप्पल सैमसंग इंडिया में असेंबल करने लगे, बट ओवरऑल रिजल्ट्स मिक्स्ड है। मैन्युफैक्चरिंग एज परसेंट ऑफ GDP 2014 में 15.3% था, 2023 में गिर के 13% पे आ गया। फॉल है और टारगेट 25% से बहुत दूर जा चुका है। कुछ सक्सेस स्टोरीज है जैसे मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक्सपोर्ट हब बनना, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ग्लोबल सप्लायर बनना। बट फेलियर्स को देखें तो जॉब क्रिएशन इनसफिशिएंट रहा है। मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स एक्चुअली डिक्रीज हुई है इन सम पीरियड्स। टेक्सटाइल सेक्टर स्ट्रगल कंटिन्यू कर रहा है। हैवी इंडस्ट्रीज अभी भी कॉम्पिटिटिव नहीं है। रिसेंट न्यूज ये है कि मैन्युफैक्चरिंग PMI 3 मंथ लो पे आ गया है, शोज कि चैलेंजेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। ये इंडिकेटर शो करता है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्लो डाउन हो रही है। करंट चैलेंजेस है कुछ जैसे ग्लोबल डिमांड की स्लो डाउन जिसकी वजह से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कम हो गए हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट हाई है, स्किल्ड लेबर शॉर्टेज है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अभी भी हाई है compared to competitors. Geopolitical tensions are affecting supply chains. China plus one strategy से थोड़ा बेनिफिट मिला है। कंपनीज चाइना से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, बट इंडिया अभी भी कैचअप नहीं कर पा रहा है। कोविड-19 इम्पैक्ट भी लॉन्ग लास्टिंग था। सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुए, बहुत से स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स क्लोज हो गए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी PM ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्पेक्टेक्युलर सक्सेस नहीं दिखाई है। वाजपेयी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से मैन्युफैक्चरिंग को लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिया। नेहरू जी ने फाउंडेशन सेटअप की, हैवी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश किए। मोदी जी ने रिसेंट ईयर्स में कुछ सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट दिखाया है, बट ओवरऑल टारगेट मिसिंग है। ट्रुथ ये है कि एवरी PM फेस डिफरेंट चैलेंजेस। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, पॉलिटिकल कंपल्जन्स, ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस, सब ने रोल प्ले किया। इंडिया क्या नहीं कर रहा है टू बूस्ट इट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? पहले लैंड एंड लेबर लॉज। लैंड एक्विजिशन अभी भी नाइटमेयर है। लेबर लॉज इतने कॉम्प्लेक्स है कि एम्प्लॉयर्स हेजिटेट करते हैं हायरिंग में। चाइना में लैंड एक्वायर करना 1 से 2 महीने में हो जाता है, इंडिया में 2 से 3 साल लग जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है, पावर सप्लाई अनरिलायबल है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 14% ऑफ GDP जहां ग्लोबल एवरेज 6 से 8% है। पोर्ट कनेक्टिविटी पुअर है। स्किल डेवलपमेंट गैप है। मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर करता है स्किल्ड वर्कर्स। हमारी एजुकेशन सिस्टम प्रोड्यूस करती है ग्रेजुएट्स, नॉट स्किल्ड टेक्नीशियंस। जर्मनी जैसे कंट्रीज में अप्रेंटिसशिप्स प्रोग्राम्स है। यहाँ एक तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जहाँ लोग किसी स्पेसिफिक स्किल या ट्रेड को एक स्किल्ड वर्कर या मास्टर क्राफ्ट्समैन के अंडर सीखते हैं, जहाँ थियोरिटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल ऑन द जॉब एक्सपीरियंस के साथ कंबाइन किया जाता है और हम थ्योरी पे फोकस करते हैं। रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी है। डिस्पाइट रिफॉर्म्स, कंप्लायंस बर्डन हैवी है। मल्टीपल क्लियरेंसेस, डिफरेंट स्टेट पॉलिसीज, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन वीक है। डोमेस्टिक मार्केट पे फोकस ज़्यादा है। एक्सपोर्ट क्वालिटी, स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल कंप्लायंस, ये एरियाज में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि AI के टाइम में मैन्युफैक्चरिंग का फ्यूचर क्या है? जो लोग मैन्युफैक्चरिंग के फेवर में हैं वो कहते हैं कि AI एक्चुअली मेक्स मैन्युफैक्चरिंग मोर एफिशिएंट। स्मार्ट फैक्ट्रीज, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सर्विसेज हर किसी को एम्प्लॉय नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स की ज़रूरत है फॉर इकोनॉमिक इंक्लूजन। जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी बढ़ती है जब किसी कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी स्ट्रांग होता है। AI टूल्स को खुद हार्डवेयर जैसे चिप्स, सेंसर्स और कई डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। ये अपने आप में एक बड़ा फैक्ट है जो प्रूव करता है कि AI के एरा में भी मैन्युफैक्चरिंग रेलेवेंट रहेगा। इसके काउंटर जो लोग हैं उनका कहना है कि AI ऑटोमेशन लेबर रिक्वायरमेंट कम कर देगी। सो अब मैन्युफैक्चरिंग को स्केल करके जॉब क्रिएशन अचीव नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रियलिटी चेक ये है कि इवन US आफ्टर ईयर्स ऑफ आउटसोर्सिंग अब मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स वापस लाना चाहता है।
मेड इन अमेरिका इनिशिएटिव्स के थ्रू। चाइना एआई में प्रोग्रेस के साथ साथ अभी भी मैन्युफैक्चरिंग मेंटेन कर रहा है। इंडिया जैसा देश जहां पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, वहां मैन्युफैक्चरिंग स्टिल एसेंशियल है जॉब क्रिएशन के लिए। एआई कॉम्प्लीमेंट करेगा मैन्युफैक्चरिंग को, जिससे कुछ जॉब्स तो जाएंगे बट नए जॉब्स भी आएंगे। प्लस एआई रेवोल्यूशन में भी हार्डवेयर नीड होगी, डेटा सेंटर्स, आईओटी डिवाइसेस, रोबोटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी है इसमें। कुछ इकोनॉमिस्ट्स के तरफ से सॉल्यूशंस रिकमेंडेड है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पहला तो है सिंगल विंडो क्लियरेंस। सिंगल विंडो क्लियरेंस चाहिए जिसमें रियल इंप्लीमेंटेशन हो, नॉट जस्ट वेबसाइट बना के। सिंगापुर जैसे कंट्रीज में 3 दिन में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 4 लेबर कोड्स पास हुए हैं बट इंप्लीमेंटेशन पेंडिंग है। हायर एंड फायर फ्लेक्सिबिलिटी विद एडिक्वेट वर्कर प्रोटेक्शन होने चाहिए। जर्मनी, स्विट्जरलैंड जैसे अप्रेंटिसशिप मॉडल्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। टेक्निकल एजुकेशन को इंडस्ट्री नीड से अलाइन करना होगा। इंडस्ट्री 4.0 एडॉप्शन के लिए सब्सिडीज, टैक्स बेनिफिट्स, R&D स्पेंडिंग इंक्रीज करना होगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को रिवाइव करना होगा। एक्सपोर्ट फाइनेंस ईजियर बनाना होगा। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करना होगा। सेक्टर वाइज क्लस्टर्स बनाना होगा, टेक्सटाइल क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर। इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना होगा और सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस को स्ट्रीमलाइन करना होगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंडर्ड्स। टाइम बाउंड अप्रूवल्स मैंडेटरी करना होगा। हम ताइवान और वियतनाम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये कंट्रीज एक वक्त हमारी तरह स्ट्रगल कर रही थी मैन्युफैक्चरिंग में, बट विद टाइम इन्होंने सही पॉलिसीज और डिसीजंस लेकर अपने कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग बूम लाया। 1960s में ताइवान भी एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी। क्या किया उन्होंने? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स एस्टैब्लिश किए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइज किया, एजुकेशन सिस्टम को इंडस्ट्री नीड से मैच किया, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच कोऑर्डिनेशन लाया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पॉलिसीज लाया। रिजल्ट, ताइवान बिकेम ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब। TSMC जैसे कंपनीज वर्ल्ड लीडर्स बने। 2000s में वियतनाम ने मैन्युफैक्चरिंग में फोकस किया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन की, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट किए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रायोरिटाइज की, FDI पॉलिसी सिंप्लीफाई की, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज बनाई। रिजल्ट ये हुआ कि वियतनाम का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स 10 गुना इंक्रीज हुआ इन 20 सालों में। टेक्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक्स में मेजर प्लेयर बन चुका है वियतनाम। इंडिया से कंपेयर करें इन कंट्रीज को तो यहाँ लॉन्ग टर्म विजन विथ पॉलिटिकल कंसेंसस मेंटेन रहा। इंडिया में हर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर देती है, अनाउंसमेंट्स कम, एग्जीक्यूशन ज्यादा। इंडिया में ऑपोजिट है, वहाँ की गवर्नमेंट ने फैसिलिटेटर का रोल प्ले किया, कंट्रोलर का नहीं। इंडिया में अभी भी मेजॉरिटी चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। डोमेस्टिक मार्केट के साथ एक्सपोर्ट पे भी फोकस है। इंडिया मेनली डोमेस्टिक मार्केट फोकस्ड रहा है बट एक्सपोर्ट्स पे उतना कंसंट्रेशन नहीं है। तो 75 इयर्स की जर्नी देखे हम, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का स्टोरी डिसअपॉइंटमेंट का है ओवरऑल। हमारे देश में पॉलिसीज अनाउंस करना इजी है, इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट है। मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, not election cycle thinking. Infrastructure, skills and ease of doing business, ये ट्रिनिटी कंप्लीट करना एसेंशियल है। ग्लोबल कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए स्केल और एफिशिएंसी चाहिए। रिसेंट ईयर्स में सम पॉजिटिव साइंस है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस, ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स का बढ़ना, PLI स्कीम शो कर रही है रिजल्ट्स कुछ सेक्टर्स में, बट टाइम निकलते जा रहा है। वर्ल्ड AI में मूव कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग विंडो श्रिंक हो रहा है। अगर इंडिया ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देता है तो मैन्युफैक्चरिंग पावर बनना हमारे देश के हिस्ट्री में एक अनफुलफिल्ड ड्रीम बन के रह जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनना है तो पॉलिटिकल विल, ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी और बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट तीनों चाहिए, सिर्फ स्लोगन से नहीं होगा। चाइना ने 30 साल में ट्रांसफॉर्मेशन किया, वियतनाम ने 20 साल में अचीव किया। इंडिया के पास रिसोर्सेज और टैलेंट है, बस एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है। अगर हमने नेक्स्ट 10 साल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रेवोल्यूशनाइज नहीं किया तो हमारा सुपर पावर ड्रीम इनकम्प्लीट रहेगा। कमेंट्स में बताओ कि आपका क्या ओपिनियन है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस पे। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।